नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे 11 वर्ष विशेष निशाने पर कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम कर रही है। मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश पर है, जहां 18 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भारत को उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। विदेश में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों पर लगातार प्रहार करके भारत ने अपनी सॉफ्ट स्टेटस की छवि से छुटकारा पाया है और दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि तकनीक की सहायता लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो विकास किया वो 65 वर्ष में नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस के समय देश की छवि तार तार हुई। कांग्रेस ने आम जनता के विश्वास को खंडित किया और वैश्विक मंचों पर भारत की छवि को कमजोर किया। योगी आदित्यनाथ ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति पर भी प्रहार किया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, संविधान में बदलाव और अमेरिकी दबाव का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 700 किसानों की जान चली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं। आपको ये भी बता दें कि 11 वर्ष पर जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो चला है। लेकिन इस डबल इंजन सरकार के दौरान दोनों सरकारों ने यूपी में क्या परिवर्तन किया, इस परिवर्तन पर विपक्ष किस नजरिए से देख रहा है और सरकार के सामने क्या लक्ष्य है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाएगा। ये याद किया जाएगा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम किया। इस देश का किसान 1.5 साल तक दिल्ली के दरबार में बैठकर संघर्ष करता रहा और मोदी जी 3 काले कानून थोपने के चक्कर में 700 किसानों का बलिदान करा दिया। मोदी सरकार को इसलिए याद किया जाएगा कि जब देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और रोजगार की जरूरत थी, तब उन्होंने अपने सिर्फ उद्योगपति मित्रों का काम किया, जबकि देश से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल को इसलिए याद किया जाएगा कि देश के आम आदमी का 9 लाख करोड़ रुपया इस देश से उनके उद्योगपति मित्र लेकर भाग गए और मोदी सरकार उनको ससम्मान एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। मोदी सरकार को इसलिए याद किया जाएगा कि जब जब देश में लोगों ने आवाज उठाई लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, तो उन्होंने ईडी, सीबीआई के रेड डलवाकर उनको डराने की कोशिश की। मोदी सरकार का कार्यकाल इस देश के लिए काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। तो देखिए, कई आरोप कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के 11 साल को लेकर लगाए जा रहे हैं और इस पर जहां एक तरफ बीजेपी 11 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुए उनका बखान कर रही है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, तो यहां पर भी फोकस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बताई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई है। लेकिन कांग्रेस इसे अलग तरीके से देख रही है और कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है, जो आपने सुना भी अंशु अवस्थी को। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, उसके बाद उन्हीं से सवाल होंगे। रोहित सक्सेना जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत करती हूँ। शान खान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर।
और जल्द ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे उनका परिचय कराऊंगी। सबसे पहले रोहित सक्सेना जी, आप ही से सवाल कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और 11 साल का कार्यकाल, महंगाई, तमाम चीजें कही जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि आपने अपने मोदी सरकार के 11 साल में जो काम किया वो बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई बहुत कुछ है। जी देखिए, वंदे मातरम पारुल जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो माननीय मोदी जी की सरकार ने कार्य करे वो अभूतपूर्व थे। जिनको आप कहा करते थे कि ये नहीं हो सकता उस देश में, 370 हटाने से लेके 3 तलाक तक के जिस तरह के मामले सामने आए, वो सारे मोदी सरकार ने करके दिखाया। और एक सबसे हतप्रभ बात यह है, जिस 35A को हमने हटाया है, सदन में ये कभी वो 35A लाए ही नहीं थे। आप समझिए, सदन के पटल पे कभी 35A आया ही नहीं। और जहां तक रही पारुल जी विकास की बात, तो अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, अस्पतालों की बात करूं, एम्स की बात करूं, 2014 से पहले केवल 7 एम्स थे, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। 14 के बाद 16 एम्स बने। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो 2014 से पहले 387 हुआ करते थे, वो आज 706 है। और जो मेडिकल की सीटें हैं वो 51,000 से बढ़कर 1,08,000 हो गई है। आईआईटी की बात करूं तो 14 से पहले 16 आईआईटी थे, आज 7 नए आईआईटी भी हम लोगों ने दिए। आप कहने को कुछ भी कहते रहिए, जो सामने है वो सामने है। और मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है कि मैंने अपने मैं लंबा समय मैंने मीडिया में दिया है। उस समय तक जितने भी मुख्यमंत्री देखता था वो सारे आके कहते थे, तो बीमारू शब्द में है, उसमें यू का मतलब उत्तर प्रदेश होता था। हर मुख्यमंत्री यही कहता था, उत्तर प्रदेश बीमारू या राज्य है, इसको विशेष अनुदान दीजिए। प्रदेश को पहले मुख्यमंत्री मिले हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये केवल कह के ही नहीं, करके भी दिखाया। चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो आप स्टार्टअप्स की बात कर सकें, उनके रजिस्ट्रेशन की बात हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो। आप सोचिए, 60 साल 65 साल के शासनकाल में आपके पास जो एयरपोर्ट्स थे, एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप नहीं थी हमारे देश में, एक भी। मतलब अगर भारत के हवाई जहाज खराब होते थे तो विदेशों में बनने जाते थे। ये सोच का ही तो अंतर है। ठीक है, बहुत सारी बातें आपकी तरफ से कही गई हैं। शान खान, आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि आप ऐसे बेरोजगारी, दलितों का अपमान, संविधान बदलने जैसी बातों के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरा वही खाता दे रहे हैं कि उनके 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। देखिए पारुल जी, ऐसा है, यदि कांग्रेस पार्टी ने देश को स्वतंत्रता नहीं दिलाई होती और संविधान नहीं बनाया होता, तो अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ अंग्रेजों के वहां उनके लिए मुखबिरी कर रहे होते, जैसे उनके वैचारिक पुरखे पूर्वज कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी के शासन में इसरो बना, एम्स बना, आईआईटी बनी, आईआईएम बना, श्वेत क्रांति आई, संचार क्रांति आई, हरित क्रांति आई। कांग्रेस पार्टी के काम गिनाए जाए तो इस पूरी डिबेट में कांग्रेस पार्टी केवल काम गिनाए जाए तो पूरी डिबेट बीत जाएगी। और भाजपा ने इस देश में क्या किया? भाजपा ने केवल बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, भुखमरी दी, हर मामले में देश को पीछे धकेलने का काम किया। ये कहते हम विश्व गुरु हैं, हम डंका बजा रहे। आज भारत के पासपोर्ट की स्थिति 85वें नंबर पर है। अमेरिका किस प्रकार से हमारे नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको पटक कर हथकड़िया और बेड़ियां बांधकर भारत में भेज रहा है, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के एक कॉल पर सरेंडर हो गए डर के मारे और उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इस देश का गौरव, कांग्रेस ने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था। कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की छाती को चीरकर बांग्लादेश का जन्म दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जी की
गीदड़ भप्पी को भी दरकिनार करने का काम किया था। 7वां बेड़ा भेजने के बावजूद भी इंदिरा गांधी डरी नहीं थी मोदी जी की तरह। तो भाजपा मुंह बजाना बंद करे। भाजपा ने इस देश को केवल और केवल भूख, भय और भ्रष्टाचार देने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है। इस देश में जो भी आज भाजपा बेच रही है वो सारे काम, वो सारे उपक्रम कांग्रेस ने ही बनाए थे। ठीक है, दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिनेश सर आपका। और आपने दोनों को ही सुना, लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरा कार्यकाल, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, रोहित जी आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। दिनेश सर, दोनों के ही कार्यकाल आपके सामने हैं, 11 साल और 65 वर्ष। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है कि पूरी डिबेट भी कम पड़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर उत्तर प्रदेश का ही स्टेट आप ले लीजिए, जहां पर पूरी तरीके से सत्ता पर शासन किया है काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश की जनता को देखिए तो क्या जनता को विकास नहीं दिखाई दिया? जनता को ये सब नहीं दिखाई दिया जो कांग्रेस ने काम किया? और अब 11 साल हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, वहां पर रिपीट होते हुए हमने देखी। और अभी भी बीजेपी को ये दम है कि बीजेपी दम भर रही है कि अभी भी वो आगे काम करके दिखा पाएंगे, या जो हैट्रिक है जिसकी लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं वो करके दिखा पाएंगे। आप अंतर क्या देखते हैं? आपने काफी लंबा समय कांग्रेस के शासनकाल का भी देखा, उसे भी कवर किया है, और अभी 11 साल भी आप देख रहे हैं। दिनेश सर, आपका विश्लेषण। देखिए पारुल, सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा कि हम जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहें तो एक शिष्टाचार, एक तमीज का जरूर पास होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस अंदाज में, जिस हैसियत बोल रहे हैं, उनकी ये हैसियत नहीं कि वो मुख्यमंत्री के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करें। हम मीडिया से हैं, हम अपनी बात रखें, लेकिन ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या हैसियत है इनकी? एक सभासद के काबिल नहीं आदमी, और यूपी के चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे रहा है। 2 बार सरकार कांग्रेस की आ गई, तो उत्तर प्रदेश में इनकी आ गई भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या इनकी बदौलत आई है? क्या एक चीज ऐसे बताए ना जो नहीं किया हो कांग्रेस ने, बीजेपी ने। मैं तो जहां तक देखता हूं, इस देश के ऐतिहासिक फैसले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ के ही नाम है। हेमंत बिस्व शर्मा के नाम है, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। औकात में ला दिया उन्होंने ऐसे लोगों को जो विघटनकारी पॉलिटिक्स करते हैं, जो डेवलपमेंट को चुनौती देते हैं। अरे भाई, विकास को, राजनीति को अलग रख के चलिएगा। आप कह रहे क्या किया? 3 तलाक कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाई, डर गई कांग्रेस, और जो सावानो केस था लोकसभा में वापस ले लिया राजीव गांधी ने। कौन सी बात कर रहे हैं आप बताइए? राम मंदिर का निर्माण राजीव गांधी ने आज शिलान्यास कराया पारुल, और कल शिलान्यास वापस ले लिया। क्या इतना बड़ा तुष्टीकरण? ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नागरिकता कानून शोर मचा दिया पूरे देश के अंदर कि लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या आपने सुना कि किसी की नागरिकता छीनी गई है? इस देश के खिलाफ विघटनकारी शक्तियों का साथ मत दीजिए भाई। पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया है? ठीक है, इंदिरा जी ने उस समय बांग्लादेश अलग कराया, राज्य देश बनवा दिया, सैल्यूट करते हैं उनके फैसले को। इंदिरा गांधी के हम उस फैसले को भी एक ताकतवर फैसला मानते हैं जो उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था पंजाब को बचाने के लिए। हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन धारा 370 क्या कांग्रेस कभी इस स्टेप को ले सकी? आज इन्हीं के नेता राहुल गांधी को कई जगहों पर चीन का मुखबिर कहा जाता है, देश का नेता नहीं कहा जाता। बताइए क्या कहेंगे? चीन के बारे में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें कि राहुल गांधी परिवार के लोग उनके साथ दिखाई दिए। और सुनिए, पहलगाम पर जो हमने अटैक किया उस पर भी आप उंगली उठा रहे हैं। जहां तहां जो भी कुछ इनके हाथ में लग रहा है, चाहे कुछ भी रहा हो, महिला आरक्षण विधेयक जिसमें महिलाओं को लोकसभा चुनाव जो आने वाला 2029 का, उस समय आरक्षण लागू होगा। महिला सशक्तिकरण तो केवल अगर देखा जाए तो मोदी के ही नाम है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया है।
बड़े बड़े जी बड़े सर। बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। आपको बुरा लगेगा, जरूर खराब लगेगा, जी लेकिन जब शासन का जब कानून का शासन होता है जी जी। तो आप नहीं कह सकते हैं कि कहीं 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 कुछ ऊपर नीचे हो सकती है बातें, उसको हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर उपलब्धियों का अगर बात करें तो उपलब्धियों का जो एक वो है पिटारा, वो तो मोदी और योगी के ही पास है। अभी आप नहीं कह सकते, क्षमा करिएगा शान साहब, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक विशिष्ट लोगों के बोलने से आपकी पर्सनालिटी फोकस होगी। हम भी कहेंगे आपको एक बहुत सीनियर लीडर, सिंसियर लीडर है। आज इस देश में राहुल गांधी को कोई सीरियस लीडर नहीं मानता। वापस आ रही हूँ दिनेश सर आपके पास। शान खान। देखिए, दिनेश शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी क्या भावना है। मैंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अपने काम करके पूरे विश्व में भारत के लोहे को मनवाया है और भाजपा किस प्रकार से विफल रही है। अब अलग बात है कि दिनेश शर्मा जी को भाजपा का बचाव कर रहा है, उनकी मजबूरी हो सकती है, मैं उसका सम्मान करता हूं उनकी मजबूरी का। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी बताया गया सारी चीजें, महिला आरक्षण से लेकर 3 तलाक, धारा 370, नागरिकता कानून, ये सब भी तो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है ना। तो पारुल जी नागरिकता कानून का किसे लाभ मिल रहा है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को वहां पर सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। हमारे देश में नागरिकता कानून क्यों बनाया गया था? लाए वहां के अल्पसंख्यकों को यहाँ नागरिकता दे, क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं ये लोग? केवल किताबों में रखने के लिए और पन्नों में रखने के लिए वो कानून बनाया गया है। लेकर आए उन अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, और लाके यहाँ नागरिकता दे, बचाए उनकी जाने। कई सारे माफियाओं का भी उत्तर प्रदेश में जिक्र होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनका भी खात्मा हुआ, उसे भी आप स्वीकार नहीं करते? नहीं पारुल जी, यदि मैं स्वीकार कर लूं तो मैं ये मान लूं कि अतीक अहमद को गोली भाजपा ने मरवाई थी और मुख्तार अंसारी की भी मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार है। आप बोले तो मैं मान लेता हूं इस बात को। ठीक है, कह दीजिए, आप कह दीजिए अपने मुंह से कि अतीक अहमद को भाजपा ने गोली मरवाई थी, योगी जी ने मरवाई थी, और मुख्तार अंसारी की मौत भी इन्हीं लोगों ने करवाई, इन्हीं लोग के षड्यंत्र के कारण हुई है। आप ये इसको कह दीजिए, मैं मान लेता हूं इन्होंने सफाया किया है। वापस आ रही हूँ रोहित सक्सेना जी, कई तरह के आरोप आपके ऊपर कांग्रेस लगा रही है और उनका ये कहना है कि आपके आंकड़ों से इतर तस्वीर कुछ और है। हर चीज पर उनका एक नजरिया है और उस नजरिए पर आपको जवाब देना चाहिए। पारुल जी, मुझे एक बात बताइए, आरोपों का स्पष्टीकरण किस तरह से होता है? जी, चुनावों से ना। आप जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव बताते हैं ना आपके आरोप कितने सही हैं और कितने सही आप जहां खड़े हैं, उससे अच्छा आंसर मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। वो 14 हो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है शान जी दो चुनाव जीत के इतना घमंड मत पालिए। किसी 60 वर्षों में आपकी जमानत तक नहीं बची है। शो में आए हुए हैं, मुझे लगता है गंभीर जो है डिबेट करने के ना मूड में है, ना ही मुझे लगता है इनका चरित्र है गंभीर डिबेट करने का। इनको कॉमेडी शो में भेजा करिए, वहां बेहतर रहेंगे। हंसने वाले लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, यहाँ आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, अपना समय भी खराब कर रहे हैं और गंभीरता के विषय को मजाक में बना करके दिखा रहे हैं कि आप जनता के लिए कितना सीरियस हैं। ये दिखा रहे हैं आप जनता के लिए आप कितना सीरियस हैं, जनता के गंभीर मुद्दों पे आप कितना सीरियस हैं। और जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बात कही, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। ये जिस संस्कारों से पोषित होकर के आए उसी का तो मुजाहिरा करेंगे, यहाँ वही तो दिखाएंगे ना। जिस तरह से जो लीडर्स के लिए बात कर रहे हैं, ये जिस संस्कारों से पोषित होकर आए वही दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसका नाम लिया जाना चाहिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए। और आप आंकड़े पासपोर्ट के बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था में हम कहां खड़े हैं उसके आंकड़े कौन बताएगा? और आप अगर ये श्रेय ले रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े लिए करे हैं, तो भारत के भी 2 टुकड़े लिए, उसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं आप? भारत के भी तो 2 टुकड़े करे थे आपने, उसका भी श्रेय लीजिए। कहां चली जाती तब आपकी मर्यादा? कहां चली जाती है? आपके जिन्ना में किए थे, कहां चले जाते हैं? बाजार पे मत्था टेकते थे एल के आडवाणी। अरे कहां चली जाती है आपकी शर्म? मुझे हमारे आदर्श नहीं थे। समस्या क्या है इन लोगों की पारुल जी? ये लोग देखिए ना, ये और ना इनका नेता कोई भी जनता के मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं है। इनका नेता युद्ध के दौरान राफेल पे नींबू मिर्ची टांग करके बैठता है, तो सेना को भी किस श्रेणी में, उसके हथियारों की श्रेणी में लेते हैं, ये भी आपके सामने है। और जनता ने इनको जहां खड़ा रखा है, ये अगले 30, 40, 50 साल में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जनता के लिए कितना गंभीर है आपके टीवी डिबेट में दिख रहा है।
समस्या सिर्फ इतनी है कि इनको यथार्थ से बिल्कुल रूबरू नहीं होना है, हवाबाजी की बातें करनी और गंभीर विषयों पर आकर के मजाक बनाना है। और ये आज देश में मजाक का कारक बन गए, इनको ये पता ही नहीं है। रोहित सक्सेना, मजाक बन के रह गया देश में ये। वृद्धि जीडीपी की बात हो रही है, उसके बावजूद भी पेट्रोल महंगा है। इस संविधान में संशोधन को बदलना कहते हैं, उस पर भी जवाब दीजिए कि बार बार ये आवाज उठती है कि संविधान को बदलने का काम आप लोग कर रहे हैं। तमाम विकास की बात होती है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो जाती है। इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। एनसीएल जिसके डिप्टी रजिस्ट्रार की रिश्वत मामले में। सुनिए पारुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब आंकड़े नोट करते जाइएगा, बिल्कुल दस्तावेजी प्रमाण दे रहा हूँ। 2001 में 16,015 किसानों ने आत्महत्या करी, 2002 में 17,971 किसानों ने आत्महत्या करी, 2003 में 17,064 किसानों ने आत्महत्या करी, 4 में 18,241, 5 में 17,000। 2003 में किसकी सरकार थी? रुक जाइए, सुनते 2001 में किसकी सरकार थी? 2001 में सरकार किसकी थी वो तो बताओ। सुनिए क्या हुआ, क्या हुआ, बस बताओ ना सरकार किसकी थी, बताओ ना सरकार सहनशीलता थी। किसकी सरकार थी वो तो बताते जाओ। भूल हो गए, किसकी सरकार थी वो तो बता दो भाई। ये आंकड़े ऐसे हैं कि बरनौल खरीदेंगे आप। सुनिए जाते 2001 में सरकार 7 में 16,600, 8 में 16,196, 9 में 17,368, 10 में 15,964, 11 में 14,207, 12 में 13,754, 13 में 11,772। ये आंकड़े आपको बरनौल खरीदने मजबूर करते हैं। किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले आपने बोला, मैंने सुना, सुनते जाइए। किसी पर उंगली उठाने से पहले ये देख लिया करिए आपका चाल चरित्र क्या रहा है। मैंने 10 साल के आंकड़े अभी दिए, 65 साल के देखने देने लग जाऊंगा, बता दीजिए ना भाई। दफन हो जाएंगे। अगर 65 साल के आंकड़े दे दूंगा तो आप दफन हो जाएंगे, आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। कर्म करिए। इतना बौखला क्यों रहे हो भाई? आप बौखला रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे थे कि आपको कैसे चुभे ये आंकड़े। 10 साल के आंकड़ों में आपको परेशान कर दिया। कांग्रेस शासनकाल में भी बेरोजगारी महंगाई के आंकड़े थे ईशान खान, और उसको लेकर उस वक्त क्या कदम उठाए गए? अगर सही कदम उठाए गए होते तो शायद आप शासन से बाहर नहीं होते। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में योजनाएं बनाई, लेकिन उसका किसानों को कितना लाभ हुआ? आंकड़े अभी रोहित जी ने गिना दिए हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में आप लोगों के कितने कदम उठे? कितने लोगों को, जैसे कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसकी दिशा में आप लोगों के कितने कदम उठे? और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं, शासनकाल आपका जिनमें मूल्यों की कितनी रक्षा? ठीक है, कह लीजिए 5 सेकंड कहिए तो मेहरबानी। ठीक है, बाकी मेरे सवाल शान खान से हैं। जी कहिए। 5 सेकंड। राजीव गांधी नेता है जिसने ये कहा, खड़े होकर खुले मन से कहा था कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 बट जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो भ्रष्टाचार किस चरम पे था, राजीव गांधी को पता था। शान खान, आपके नेता खुद, स्वर्गीय नेता खुद स्वीकार करके गए हैं, बाकी सब बातें यहीं हो जाती हैं। जी शान खान। देखिए पारुल जी, बड़ा हास्यास्पद विषय है कि भ्रष्टाचार पे वो पार्टी ज्ञान देती है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, न्यायालय में दोषी करार हुआ और सजा दी गई। उसका नाम था बंगारू लक्ष्मण और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए भाजपा भ्रष्टाचार पर बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब दूसरी बात आपने कही कि हमारे समय में महंगाई थी, बेरोजगारी थी। निश्चित रूप से थी, हम स्वीकार करते, किंतु इतनी नहीं थी। इतनी भयंकर बेरोजगारी, इतनी भयंकर महंगाई नहीं थी। हमारे समय में विकास दर अच्छी थी। आज के समय में विकास दर दिन प्रतिदिन पिछड़ती चली जा रही है। उसके बाद आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भेल बनाया, सेल बनाया, कांग्रेस ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। कांग्रेस ने इतने काम किए हैं कि गिनाने जाऊं तो दोबारा कह रहा हूं कि आपकी डिबेट का समय छोटा पड़ जाएगा। और भाजपा ने क्या किया? तो उसके बाद भी जनता आपको चुनती क्यों नहीं है? आप एक करके राज्यों से बाहर होते जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ये 3 चुनाव जीत के इतना घमंड में फूले हुए हैं। 60 वर्षों तक का इसी देश की जनता ने इनको नकारा है, इनको दुत्कारा है, इसीलिए घमंड पालना। तो 60 वर्ष आपको तो मैक्सिमम टाइम मिला, उसके बाद भी अभी जनता आप पर विश्वास नहीं करती है, ये भी सवाल है ना सर। दिनेश क्यों नहीं करती विश्वास? क्यों नहीं करती विश्वास पारुल जी? हमको जनता वोट देती है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जनता हमको वोट देती है। फिर बाहर क्यों जाते हैं आप? क्यों सरकार नहीं बना पाते हैं आप? कभी 2 सीट पर, कभी 1 सीट पर समझ जाते हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में हमारी मैंने कहा राज्य दर राज्य, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप देश से समाप्त हो चुके हैं। मैंने कहा सरकार दर सरकार आपके राज्यों से बनाएंगे पारुल जी। आप मुझे समय दीजिए, सर अब समय नहीं है। मैं दिनेश सर से एक लास्ट कंक्लूजन चाहती हूं। 5 सेकंड दे दीजिए। इनके समय में महंगाई दर 11% थी, हमारे समय में 4% है। ये आंकड़ा है, ये भी आंकड़ा आईना देख लीजिए। दिनेश सर बस मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, मैं 30 सेकंड दिनेश सर से बात करना चाहती हूँ। प्लीज अब आपको चुप होना पड़ेगा। शान खान, दिनेश सर कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप? क्या आज की तारीख में
अगर एक वोटर से पूछा जाए, जनता से पूछा जाए कि आप क्या क्या चाहते हैं या क्या क्या आपने देखा, क्योंकि एक राम मंदिर आंदोलन भी हमने देखा था, एक लंबा चला था, उसके बाद कई समय तक हमने देखा कि लोगों ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आज की तारीख में आके आप एक वोटर को कहां पाते हैं कि उसने क्या सोचा, उसे क्या हासिल हुआ, क्या वो कांग्रेस से सारी चाहत रखता था? जी दिनेश सर। जहां तक मैं समझता हूं कि आज देश की जनता का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है जी, और अगर हम हाल के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष की जो चुनाव सभा थी, सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, कांग्रेस डिप्रेशन में है। वहां पर नीतीश और बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। 2027 उत्तर प्रदेश का फिर से रिपीट हो रहा है, योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं फिर से, और 2029 वो भी इस बार जो कह रहे थे ना 400 सीटें। शान भाई एक बात बता दें, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वास्तव में बीजेपी 400 सीटें पा जाएगी। तो मेरा यह कहना है कि मैं आपके लीडर्स को उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन आपकी नीति जनता के विरुद्ध जा रही, जनता स्वीकार करने को तैयार है, ना आपको, ना अखिलेश यादव को, ना लालू प्रसाद यादव को, ना किसी और को, वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। मैं कौन जो वोटर है जिनकी पारुल आपने चर्चा की है, मैं उनके जो मन की बात है, जो उनका मूड है, उसको देख कर बोल रहा हूँ। ठीक है सर, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 11 साल विशेष निशाने पर कांग्रेस, इस तरफ से कांग्रेस पर निशाना भी साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो दूसरी ओर उन्होंने 11 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठे हैं कि दलितों का अपमान, संविधान बदलने की बात, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे उठे हैं। लेकिन बारी दर बारी हमने देखा कि एक दूसरे को जवाब देते हुए दोनों ही पक्ष नजर आए। लेकिन इस बीच ये भी बात उठी कि हमें इस शिष्टाचार का पालन करना चाहिए कि हम जब भी बात करें तो उस बात का एहतियात बरतें कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।